कामनी बोली, इस खोपड़ी को अपने साथ अपने घर लाहौर ले जाओ। इसके अंदर चुटकी भर शक्कर की एक पुड़िया बांध कर रखने के बाद इसे एक रात के लिए छतरी वाली कब्र के अंदर छोड़ आना और धूप निकलने के बाद कब्र में जाना। खोपड़ी में से शक्कर की पुड़िया निकाल कर अपने पास संभाल कर रख लेना और खोपड़ी को इस छतरी वाली कब्र के अंदर जाकर दफन कर देना। घर आकर पहला काम ये करना कि अपनी बहन को पुड़िया वाली शक्कर पानी में मिलाकर पिला देना। तुम्हारी बहन को पाताली चुड़ैल के मनहूस असेब से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। चलो एक सबब तो पैदा हुआ। मैंने कामनी का शुक्रिया अदा किया और वो बोली, इसकी ज़रूरत नहीं, और हाँ, तुम्हें ज़िंदगी में कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो भूलना मत। ज़िंदगी में तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इस पुरानी कोठरी में आ जाना, मैं तुम्हें यही मिलूँगी। ये कोठरी जो एक खंडर में वाक़ है, जहाँ तुम इस वक्त बैठे हो, ये इस इलाके में मरण घाट के नाम से मशहूर है। लोगों में ये बात मशहूर है कि जो कोई भी मरण घाट यानी इस खंडर में आता है मर जाता है और इसकी लाश खंडर के दरवाजे पर लटकी हुई मिलती है। मगर तुम बेधड़क चले आना। इस खंडर मरण घाट में बदरूहें भी रहती हैं, लेकिन घबराना मत। ये तमाम बदरूहें मेरी दोस्त हैं, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ ना मिली तो तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करना। मैं जहाँ भी होंगी मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हारे आश्रम में आए हुए इसी वक्त आ जाऊँगी। कामनी ने इंसानी खोपड़ी को कपड़े में लपेटकर एक थैले में डालकर मुझे दे दी और कहा, इसे एक लम्हे के लिए भी अपने से अलग ना करना। अगरचा मैंने इस खोपड़ी के ज़रिए तुम्हारी बहन को चिमटी हुई बदरू चुड़ैल पाताली चुड़ैल को अपने कब्जे में किया हुआ है, लेकिन पाताली चुड़ैल बड़ी अयार और ख़तरनाक चुड़ैल है। वो अपने तौर पर ख्वाह के जादू टोने कर लेगी और ये खोपड़ी हासिल नहीं कर सकेगी। खोपड़ी वापस लेने के लिए शर्त ये है कि तुम अपने हाथ से दे दो। वो किसी भी भेस में तुम्हारे पास आकर तुमसे खोपड़ी देखने की ख्वाहिश का इजहार कर सकती है, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम इस वक्त तक ये खोपड़ी किसी को नहीं दिखाना जब तक तुम इसे छतरी वाली कब्र में दफन नहीं कर लेते। एक बार ये खोपड़ी कब्र में दफन हो गई तो इसके बाद पाताली चुड़ैल कभी भी इस पर कब्जा नहीं कर सकेगी। खोपड़ी को कब्र में ज़मीन में गहरी खोद कर दफन करना। अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें जगा दूंगी। इसके बाद तुम रेल में सवार होकर लाहौर वापस चले जाना। इस बदरूहों की कोठरी में सिंदूर और लुबान की बू से मेरा दिमाग बंद हो रहा था। मैं खुली हवा में जाने को बेताब था। खोपड़ी वाला थैला मैंने अपने पास रख लिया। मैंने कामनी से कहा, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मैं जल्द अज जल्द अपनी बहन के पास पहुंच जाना चाहता हूं ताकि इसे इस बीमारी से इलाज कर सकूं और इसको निजात दिला सकूं। इसलिए इसी वक्त मुझे खंडर वाले रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। कोई ना कोई गाड़ी मुझे मिल ही जाएगी। कामनी कहने लगी, इस वक्त तुम्हें स्टेशन तक कोई सवारी नहीं मिलेगी। क्या 40-50 मील पैदल चलकर जाओगे? इसने कहा। तो मैंने इसे कहा, कामनी देवी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं कर सकता। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में शायद कोई मंत्र पढ़ रही थी या किसी ना नज़र आने वाली मखलूक से कोई बात कर रही थी। मैंने आंखें खोल दी तो वो कहने लगी, मैंने तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया है। इस मरण घाट वाले खंडर से निकलने के बाद बाईं तरफ चल पड़ना। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें दरख्तों में एक जगह पर एक तांगा खड़ा हुआ नजर आएगा। इसका कोचवान आगे बैठा होगा। तुम खामोशी से इस टांगे की पिछली सीट पर बैठ जाना। खबरदार, कोचवान को बुलाने की या इससे बातचीत करने की गलती मत कर बैठना। टांगे वाला तुम्हें खंडर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगा। अब तुम जा सकते हो। मैंने खोपड़ी वाला थैला अपनी गर्दन में एक तरफ लटकाया। खोपड़ी मेरे सीने के साथ लगी हुई थी। मैंने कामनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। वो खामोशी से कोठरी से निकलकर एक साइड पर हो गई और मैं भी कोठरी से निकलकर बाहर आ गया। मरण घाट खंडर से बाहर आकर बाएं जानिब चलने के बाद जंगल ज़्यादा घना नहीं था। दरख्तों के झुंड में फासले फासले पर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब दरख्त भी थे, मगर वो बेशुमार नहीं थे। चलते चलते मैं घने दरख्तों के झुंड से बाहर निकला तो सामने अंधेरे में मुझे एक तांगा खड़ा हुआ दिखाई दिया। करीब आकर मैंने देखा वो बिल्कुल खाली था। अगली सीट पर कोचवान बिल्कुल साकत और सीधा होकर बैठा हुआ था। कामनी ने कहा था कि तांगे वाले के साथ कोई बात मत करना और चुपचाप खामोशी से तांगे पर बैठ जाना। अगर वो खुद बात करे तो जवाब दे देना, वरना खामोश रहना। मैंने कामनी की हदायत पर अमल करते हुए खुद को संभाला और हिम्मत करके तांगे की पिछली सीट पर बैठ गया। मेरे बैठते ही कोचवान के जिस्म में हरकत पैदा हो गई। इसने घोड़े को सांता मारा। घोड़ा एक बार उछला और फिर दौड़ने लगा। घोड़ा अजीबोगरीब तरह से भाग रहा था।
और उसकी सिमत उन घनी झाड़ियों और दरख्तों वाले नीम जंगलाती इलाके में थी और वो उसी तरफ दौड़ता चला जा रहा था जैसे कोई खुली और कुशादा सड़क हो। अजीब बात ये थी कि तांगे को कोई भी झटका नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी दरिया में किसी कश्ती में सफ़र कर रहा हूँ। मुझे घोड़े की टापों की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, मगर घोड़ा एकदम से आगे बढ़ता ही जा रहा था। घोड़ा अपने आप इधर उधर मुड़ रहा था। हर लम्हा इसी बात का खदशा महसूस हो रहा था कि किसी दरख्त से ना टकरा जाए, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हुआ और घोड़ा जंगल से निकलकर खुली सड़क पर आ गया। वो एक कच्ची सड़क पर जा रहा था और इसकी रफ्तार पहले से तेज़ हो गई थी। ना घोड़े के टापों की आवाज़ आ रही थी और ना ही किसी कोचवान की कि वो उसको संभाल रहा हो या कुछ कह रहा हो। ये कोई जादुई उड़ान वाला घोड़ा था जो ज़मीन से थोड़ा बुलंदी पर परवास कर रहा था। फासला बड़ी जल्दी जल्दी तय हो रहा था। दूर से मुझे रोशनियाँ नज़र आईं। ये काफ़ी रोशनियाँ थीं और खंडर शहर की रोशनियों में ये नहीं हो सकती, क्योंकि खंडर बहुत पीछे रह गया था। मैं कोचवान से पूछने ही वाला था कि ये खंडवा शहर की रोशनियाँ हैं, तो अचानक मुझे ख्याल आया कि कामनी ने मुझे हदायत की थी कि रास्ते में कोचवान से कोई बात ना करूं, और अगर मैं उससे कोई बात करता तो शायद मुझे कोई नुकसान पहुंचता, और अगर वो खुद से कोई बात करे तो फिर मुझे बिल्कुल खामोशी से जवाब देना होगा। मैंने कोचवान से कोई बात नहीं की। जब रोशनी करीब आ गई तो तांगा रात की तारीकी में एक पक्की सड़क पर आ गया। तो कोचवान ने कहा, बाबू कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसने सवाल किया, बाबू खंडवा से आगे कहाँ जाओगे? मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और खामोश बैठा रहा। कोचवान तीसरी बार बोला, बाबू रात के वक्त स्टेशन पर जाकर क्या करोगे? मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ घर चलो। कोचवान किसी मशीनी इंसान के अंदाज में बोल रहा था। मैंने अपने होंठ बंद रखे। इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोचवान ने फिर मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक मुझे एक धचका सा लगा, जैसे मैं एकदम घोड़े से ज़मीन पर नीचे उतर आया। अब मुझे एकदम तांगे के हल्के हल्के धचके महसूस हो रहे थे। घोड़े के टापों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। एक चौक आ गया। काफ़ी रोशनी थी। इक्का दुक्का सवारी किसी वक्त गुजर जाती थी। कोचवान ने तांगे को सड़क की एक तरफ रोक लिया और ख़ुद बिल्कुल साकत होकर बैठ गया। इसने मुझे ये भी नहीं कहा कि सामने रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक पैदल चले जाना। मैं जल्दी से तांगे से नीचे उतर आया और आराम से आगे चलने लग गया। मैं इसे देख रहा था। सड़क पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो जो तांगा था मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने सर झटक कर खुदा का शुक्र अदा किया और खंडवा शहर की रोशनियों का रुख कर लिया। खोपड़ी वाला थैला मेरे गले में लटक रहा था। मैंने गले से थैला उतारकर बगल में दबा लिया। रास्ते में एक आदमी से स्टेशन का रास्ता पूछा और स्टेशन पर आ गया। स्टेशन के क्लॉक पर निगाह डाली तो मालूम हुआ कि रात के 3 बजने वाले हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ी सुबह 6 बजे खंडवा पहुँचती है। वेटिंग रूम में या प्लेटफॉर्म के बेंच पर सोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे एक लम्हे के लिए भी खोपड़ी से गाफिल नहीं होना था। मैंने चाय की कैंटीन पर खड़े होकर गर्म चाय का एक गिलास पिया। थैले में लिपटी हुई खोपड़ी का गोला सा बनाकर मजबूती से पकड़ा हुआ था। कुछ देर प्लेटफॉर्म पर चलता रहा, फिर एक बेंच पर आकर बैठ गया। किसी वक्त मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे कान के करीब आकर गहरे सांस ले रहा है। पहले मैंने कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन जब 3 से 4 मिनट के बाद मेरे कान के करीब किसी के लंबे लंबे सांस लेने की आवाज़ आने लगी तो मैं बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। मैं समझ गया था कि किसी बदरू के सांस लेने की आवाज़ है जो खोपड़ी के पीछे पीछे मेरे साथ आ गई है और मेरे पीछे लगी हुई है। मैं ये भी जानता था कि कामनी ने बड़े ज़बरदस्त जिस्म से इस खोपड़ी वाली रूह को फतह किया है और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे इससे खबरदार कर दिया था कि जब तक तुम खोपड़ी को छतरी वाली कब्र में दफन नहीं करोगे, इस खोपड़ी को कोई भी बदरू अपने कब्जे में नहीं कर सकती, लेकिन वो तुम्हारे पीछे लेके रहेंगी। लेकिन कामनी ने खोपड़ी पर जो तिलिस्म फूका था, इसके बकौल कामनी के मेरे इर्द गिर्द भी एक तिलिस्मी हिसार बना दिया था, जिसकी वजह से कोई भी बदरू मेरे करीब फटक नहीं सकती थी। कुछ वक्त तक मेरे कानों में बदरूओं की सांसों की आवाज़ें आती रही, फिर अपने आप गायब हो गई। दिन निकल आया था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का हजूम इकट्ठा सा हो गया था। ट्रेन अपने टाइम से आधा घंटा लेट आई थी। मैं 3rd क्लास डिब्बे में बैठ गया। सारा दिन सारी रात ट्रेन चलती रही। दूसरे रोज़ सुबह के वक्त ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुँच के मैंने पंजाब एक्सप्रेस पकड़ी और लाहौर पहुँच गया। घर वालों के लिए मैं बहन की बीमारी के सिलसिले में किसी माहिर डॉक्टर से मिलने दुबई गया हुआ था। वो मुझे अपने सामने अचानक देखकर हैरान हो गए और खुश भी हुए। वाले साहब घर पर ही थे। कहने लगे, डॉक्टर से बात हुई? ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
ان کا اشارہ کپڑے میں لپٹی ہوئی کھوپڑی کی طرف تھا۔ والدہ بھی موجود تھیں۔ میں نے کہا یہ میں اپنے دوست خالد کے بھانجے کے لیے ایک تھیلا لے کر آیا ہوں اور اس میں کھیلنے کا کچھ سامان ہے، فٹ بال ہے اس میں۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر کھوپڑی کو الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ اتنے میں آسماں بہن میرے کمرے میں آئی، اسے دیکھ کر میرا دل بے حد مغموم ہوا۔ اس کا رنگ سرد تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے، لگتا تھا اس کے جسم میں صرف اتنا ہی خون باقی رہ گیا جس سے وہ گرتے پڑتے زندہ رہ سکے۔ منحوس پتالی چڑیل نے اس کے جسم پر کافی گہرا اثر ڈالا تھا اور اس کا خون بھی پی لیا تھا۔ اپنے کمرے سے بڑے کمرے تک آتے آتے آسماں کا سانس پھول گیا تھا۔ والدہ نے اسے سہارا دے کر صوفے پر لٹا دیا۔ میں نے اسے کہا، فکر نہ کرو آسماں بہن، مجھے ایک ایسی دوائی مل گئی ہے جس کی ایک ہی خوراک سے تم بالکل تندرست ہو جاؤ گی۔ والد صاحب نے کہا، مجھے بتاؤ وہ کون سی دوائی ہے؟ دبئی والے ڈاکٹر نے بتائی ہے کیا؟ میں نے کہا، دبئی والے ڈاکٹر واقعی بڑا تجربہ کار آدمی تھا، بہت ذہین ڈاکٹر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی راول پنڈی میں پریکٹس کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً پنڈی والے اپنے بھائی سے آسماں کی بیماری کے بارے میں بات کی اور ساری علامات بتا دیں۔ آسماں کو جس دوائی کی ضرورت ہے، اتفاق سے وہ مجھے وہیں پر عرب امارات میں کسی میڈیکل سٹور میں نہیں ملی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پنڈی اپنے بھائی کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس مطلوبہ دوائی موجود ہے۔ اب میں پنڈی ہی جا رہا ہوں، کل دوائی لے کر واپس آ جاؤں گا۔ ابھی تک میں خالد سے بھی نہیں ملا۔ چھتری والی قبر میں کھوپڑی دفن کرنے کے بعد میں نے خالد سے ملنے جانا تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے راز میں ہی رکھنی تھی اور عزیز سے عزیز دوست کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا تھا۔ صبح کے وقت میں لاہور پہنچا۔ تھوڑی دیر گھر بیٹھنے کے بعد میں نے ایک چھوٹے اٹیچی کیس میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کھوپڑی بند کی اور بس میں سوار ہو کر پنڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پنڈی کے راجہ بازار میں نے ایک دکان سے 1 پاؤ شکر خریدی۔ میں ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر میں نے شکر کے لفافے میں ایک چٹکی بھر کر شکر نکالی، اسے ایک چھوٹی سی پڑیا میں بند کیا اور اٹیچی کیس میں کھوپڑی نکال کر اس کے اندر پڑیا رکھ دی۔ میں کھوپڑی کو کپڑے میں لپیٹنے اور میں نے کھوپڑی کو کپڑے میں لپیٹنے لگا تو کھوپڑی ذرا سی کانپی۔ میں نے اسے اپنی گرفت میں اور مضبوط کر لیا۔ کھوپڑی کو بدرو یا پاتالی چڑیل کی بدرو کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے مجھ پر حملہ کر رہی تھی، مگر کامنی کے منتر کی وجہ سے میرے ارد گرد جو طلسمی حصار تھا وہ ان بدروہوں کو میرے قریب نہیں آنے دے رہا تھا، بلکہ ان کا ہر حملہ ناکام ہو رہا تھا۔ پنڈی سے میں ایک بس میں سوار ہو کر 2-2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد اس پہاڑی مقام پر آ گیا جہاں ویران قلعے کے پہلو میں گوروں کا پرانا قبرستان تھا اور جہاں چھتری والی قبر بھی موجود تھی۔ میں اس پہاڑی شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک کمرے میں ٹھہر گیا۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ پہاڑی کا یہ چھوٹا سا شہر خالی خالی سا لگ رہا تھا، ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ میں نے اٹیچی کیس میں سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کھوپڑی نکال کر بغل میں دبائی اور گوروں کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی سی پہاڑی اتری تو اس کے بعد وہ قبرستان شروع ہو گیا۔ قبرستان دن کے وقت بھی سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھتری والی قبر مجھے دور سے نظر آ رہی تھی۔ میں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان میں سے گزرتا ہوا چھتری والی قبر کے پاس آ گیا، قبر کے شگاف کے پاس بیٹھ گیا۔ قبر میری دیکھی بھالی تھی، مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں قبر میں اتر گیا۔ مجھے ایک رات کے لیے کھوپڑی قبر کے اندر رکھنی تھی۔ بقول کامنی کے قبر کے اندر کھوپڑی کی حفاظت اس کے طلسم نے کرنی تھی جو کامنی نے منتر پڑھ کر کھوپڑی کے اوپر پھونکا ہوا تھا۔ میں نے کھوپڑی کو قبر کے اندر سرہانے کی جانب کونے میں رکھ دیا اور واپس آ گیا۔ کامنی نے مجھے کہا تھا، ایک بار کھوپڑی چھتری والی قبر کے اندر پہنچ گئی تو پھر بڑے سے بڑا جادوگر یا اس کا جادو بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہوٹل میں واپس آتے آتے شام ہو گئی۔ باہر سخت سردی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں لحاف میں لیٹ گیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ میں سوچنے لگا، اگر کسی جادوگر نے وہ کھوپڑی حاصل کر لی اور بدرو کا منتر نہ چل سکا اور کھوپڑی غائب ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ کافی دیر میں یہی سوچتا رہا، پھر مجھے اچانک نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ سونے سے پہلے میں نے صبح کے 4 بجے الارم لگا دیا تھا کیونکہ کامنی نے کہا تھا کہ دوسرے دن منہ اندھیرے جا کر کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیا نکال لینا اور کھوپڑی کو وہیں دفن کر کے دبا دینا۔ صبح ٹھیک 4 بجے الارم نے مجھے جگا دیا۔ میں جلدی جلدی کپڑے بدل کر تیار ہو گیا، سر پر اونی ٹوپی پہنی اور گوروں کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ میں نے ایک مقامی دکان سے راج مزدوروں والی چھوٹی کانڈی خرید لی تھی۔ جب اس قبر میں جا کر مجھے اس کھوپڑی کو اس کی مدد سے وہاں پر کھود کر مٹی میں اس کو دفن کرنا تھا۔
कांडी मेरे गरम कोट में एक जेब में थी। पहाड़ी रास्तों पर धुंध छाई हुई थी। मैं दोनों हाथ गरम कोट की जेबों में लिए कब्रिस्तान की तरफ चल रहा था। आसमान पर काले बादल थे, सर्द हवाएं चल रही थी। रास्ते का मुझे पता था। थोड़ी देर बाद मैंने गोरों के कब्रिस्तान में छतरी वाली कब्र के पास जैसे ही जाकर शगाफ में झांक कर देखा तो मैंने अपना कोट उतारकर बाहर रख दिया। माचिस की एक तीली जलाकर अंदर रोशनी कर डाली। खोपड़ी कब्र की लहद में इस तरह पड़ी थी जिस तरह मैं इसको रख कर गया था। मैं कब्र की लहद में उतर गया। मैंने पहला काम ये किया कि खोपड़ी में से शक्कर की पुड़िया निकालकर जेब में रख ली। इसके बाद कांडी की मदद से कब्र के अंदर सरहाने की जानिब मैंने ज़मीन खोदना शुरू कर दी। ज़मीन सख्त थी। 1.5 फुट गड्ढा खोदते खोदते मुझे 1 घंटा लग गया। मुझे सूरज निकलने से पहले खोपड़ी को ज़मीन में दफन करना था। जब कब्र में सुराख गहरा हो गया तो मैंने खोपड़ी नीचे ले जाकर रख दी और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद कर दिया। इसके ऊपर बाहर से रोड़े पत्थर भी और खुश्क पत्ते भी लाकर डाल दिए। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं खोपड़ी कब्र में दफन करने लगा तो मेरे कानों में किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ बड़ी दूर तक से आती हुई महसूस हो रही थी। जाहिर है जो बदबू इस खोपड़ी के पीछे लगी थी, ये इसी की चीखों की आवाज़ थी। वो छतरी वाली कब्र से दूर दूर फिर रही थी। कब्र में आकर खोपड़ी उठाकर ले जाने की इसकी हिम्मत नहीं थी और ना ही इसके पास कामनी के फूंके हुए मंत्र का कोई तोड़ था। मैं खोपड़ी को कब्र में दफन करने के बाद होटल में वापस आ गया। वक्त ज़ाया करने कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मैंने शक्कर वाली पुड़िया जल्दी से जल्दी अपनी बहन तक पहुंचानी थी। मुझे वापस लाहौर पहुंचना था। पहाड़ का सीज़न ख़त्म हो चुका था। पिंडी तक लारी देर बाद आती थी। दोपहर के बाद मुझे एक लारी मिल गई और मैं रावलपिंडी आ गया। यहाँ ट्रेन से लाहौर में पहुँच गया। शाम हो चुकी थी। वाले साहब घर पर ही थे। मैंने इन्हें बताया कि डॉक्टर से मैं दवाई लेकर आया हूँ। इसका शुमार रावलपिंडी के मशहूर डॉक्टरों में होता है। वो मरीज़ को हमेशा उसकी पूरी बीमारी की तशखीस करने के बाद जो दवाई देता है उससे मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इनको मैंने वो पुड़िया भी निकाल कर दिखाई और कहा कि डॉक्टर ने बड़े गौर व फिक्र करने के बाद ये दवाई दी है और इसने कहा कि ये घर में जाकर पानी में हल करके मरीज़ा को पिला देना। इंशाल्लाह इसके बाद इससे शिफा हो जाएगी और इसको हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। वाले साहब बड़े खुश हुए। आसमा बहन अपने कमरे में कंबल ओढ़े पलंग पर लेटी हुई थी। मैं वाले साहब और वालदा हम तीनों इसके पास आ गए। मेरे हाथ में ग्लास था। मैंने जो बातें वालदा और वाले साहब को बताई थी वो इनके सामने ही की थी। आसमा बहन के सामने भी वो सारी बातें दोहराई और पानी इसके आगे बढ़ाया और कहा इसे पी लो, इंशाल्लाह तुम तंदुरुस्त हो जाओगी। मेरी बहन बेहद कमज़ोर हो गई थी। वालदा ने इसे सहारा देकर पलंग पर सीधा करके बिठाया और आसमा को पानी दे दिया। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई बड़ी मीठी है। आसमा ने मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैंने जो पुड़िया और जो चुटकी भर शक्कर इसके मुंह में डालकर इसको ऊपर से पानी पिला दिया था